आज मैं आपके सामने एक ऐसी प्रश्न लेकर आ गया हूं जो प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा नहीं बल्कि आएगा ही। इसलिए हमें और आपको चाहिए ये क्वेश्चन को मेरे दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक देखनी चाहिए, जो इंपॉर्टेंट ही नहीं बल्कि मस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है सर? तो बोलेंगे सर क्वेश्चन है आपका हिंदी भाषा की उत्पत्ति और विकास की व्याख्या करें। क्या बोल रहा है लाडला और मेरे जाने मन? बोल रहा है क्या हिंदी भाषा की उत्पत्ति और विकास की व्याख्या करें। क्या बोल रहा है? हिंदी भाषा की उत्पत्ति और विकास, मतलब हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसी हुई, समझ रहे मेरी बातों को? हिंदी जो हमारा लैंग्वेज है इसका उत्पत्ति कैसे हुआ, इसका जन्म कैसे हुआ और ये पूरे दुनिया में फैल कैसे गया। दो प्रश्न है आपके सामने। पहला प्रश्न हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुआ, मतलब आपका जन्म कैसे हुई, ठीक है, और आप कैसे बड़े हुए या आप कैसे सफल हो गए, इसके बारे में चर्चा करना है, ठीक है। चलिए सर, सबसे पहले जानिए मेरे भाई, हिंदी कोई भाषा नहीं था। जब आप प्राचीन इतिहास को उठाएंगे तो आपको पता चलेगा मेरे लाडला कि हिंदी कोई भाषा नहीं था। जी हां, मैं सही कह रहा हूं, हिंदी कोई भाषा नहीं था। हिंदी भाषा डायरेक्टली दोस्तों हमारा सांस्कृतिक भाषा से लिया गया है। सबसे पहले हमारे प्राचीन इतिहास को जब आप पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा संस्कृत भाषा में। जी हां, आप किसी भी प्राचीन इतिहास के ग्रंथ को उठाएं, चाहे आप गीता को, बाइबल को, किसी भी रामायण को उठाएंगे तो आपको पता चलेगा मेरे दोस्तों कि अधिकतर जो पाठ है वो आपका सांस्कृतिक भाषा का लिखा हुआ है। दुनिया में जैसे जैसे विकास हुई सांस्कृतिक भाषा जो है ये दोस्तों हमारा चेंज होकर के प्राकृतिक भाषा बना। जो प्राकृतिक भाषा दोस्तों हमारा जैन धर्म, बौद्ध धर्म मानते थे। भाई क्या बोलेंगे सर? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, यानी हम बोल सकते हैं 570 ईसा पूर्व की बात कर रहा है। फिर दुनिया विकास के प्राकृतिक भाषा से अपभ्रंश भाषा आया, फिर दुनिया विकास किए, फिर मेरे दोस्तों आज हम और आप हिंदी भाषा के बारे में पढ़ते हैं। मेरे लाडला, आज जैसे हमारा कोई भी बुक में हम लोग हिंदी लैंग्वेज देखते हैं, उस प्राचीन काल में जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा क्या सर कि उस काल में हमारा सारे बुक जो है सांस्कृतिक भाषा में हुआ करते थे। मैंने फिर कहा दुनिया विकास किए, प्राकृतिक भाषा आया, फिर दुनिया विकास किए तो अपभ्रंश भाषा आए, फिर आज हमारे दुनिया में हम और आप हिंदी भाषा से रूबरू बातचीत कर रहे हैं। ओके, समझ गए? तो सांस्कृतिक सबसे प्राचीन और शुद्ध भाषा थी। याद रखिएगा, जो हमारा संस्कृत भाषा है ना लाडला, ये सांस्कृतिक भाषा, ये संस्कृत भाषा हमारा एक ऐसी भाषा है मेरे भाई जो भाषा शुद्ध है, जो भाषा एकदम शुद्धिकरण है। जैसे गाय से दूध निकालते समय हम बोलते हैं क्या? ये शुद्ध, क्या है? ये शुद्ध दूध है, इसमें मिलावट नहीं दादा, बोलते हैं नहीं। इसी तरह से भाषा बहुत है, प्राकृतिक भाषा, अपभ्रंश भाषा, संस्कृतिक भाषा, हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, खोटा भाषा, बंगाली भाषा, उड़िया, मंडारी, गुडारी, बहुत है फलना ढकना करके। लेकिन सबसे शुद्ध भाषा अगर कोई था वो आपका संस्कृत भाषा, ठीक है। अभी समझिए, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि संस्कृति का उत्पत्ति कहां से हुई, सॉरी हिंदी का, ठीक है ना। तो संस्कृतिक सबसे प्राचीन और शुद्ध भाषा है। संस्कृति क्या रसगुल्ला ओ मेरे जाने मन, तो बोलेंगे सर सबसे शुद्ध भाषा है। दूसरा प्राकृतिक भाषा, जनसाधारण की भाषा, संस्कृति का सरल रूप। दुनिया थोड़ा सा डेवलप किए नहीं भाई, आप लोग इंसान देखे, पहले हम लोग थोड़ा बंदर थे, फिर थोड़ा इंसान बने, फिर इंसान बने, फिर इंसान बने, फिर एक समय ऐसा आया कि हम लोग इंसान बन गए। हाँ या ना? आप कहेंगे सर बिल्कुल हाँ। वैसा ही दोस्तों ये भी हमारा है, ठीक है। अपभ्रंश भाषा क्या है सर? प्रकृति से विकसित जिसमें बदलाव आने लगे, प्रकृति से विकसित जिसमें बदलाव आने लगे, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? अपभ्रंश भाषा, अपभ्रंश भाषा। समझ गए मेरे भाई? आइए सर, अब हिंदी भाषा की बात करें। हिंदी अपभ्रंश से विकसित आधुनिक भाषा। क्या बोलेंगे सर? आज हम और आप आधुनिक युग में जी रहे हैं और आधुनिक युग में हमारा आधुनिक भाषा हिंदी ही है। बताएं मेरे दोस्त, क्या आपको यहां तक समझ में आ गया? एक बार आप कह दीजिए कि सर वाकई में
हमें यहां तक समझ में आ गया, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। क्या आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया है भाई? चलिए सर, ये मैं आपको सिर्फ रूबरू कराया हूं, ठीक है, पर आपका राइट आंसर यहां से शुरू होगी। गौर से सुनिएगा मेरे भाई, आप यहां पे सबसे पहले दोस्तों आप लोग यहां पे गौर से सुनिएगा, ठीक है, गौर से आप लोग सुनिएगा। भाषा का अर्थ की अगर हम बात करें तो भाषा शब्द संस्कृति के भास धातु से उत्पन्न हुई है। कौन सा धातु सर? भास धातु से। फिर से सुनिए, कौन से धातु से मेरे लाडला? तो बोलेंगे सर भास धातु थे। भास याद रखिएगा, भास धातु से उत्पन्न हुई है। कौन सा धातु से मेरे भाई? तो बोलेंगे सर भास धातु से उत्पन्न हुई है, जिसका अर्थ होता है क्या? बोलना। जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? बोलना या कहना, या दोस्तों कहना, बोलना या कहना, इसको आप लोग याद रखिएगा। हमारा जो सांस्कृतिक है, सांस्कृतिक जो शब्द है या सॉरी जो भाषा है, यह भाषा संस्कृति के भास धातु से उत्पन्न हुई है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। जिसका अर्थ क्या होता है रसगुल्ला? तो बोलेंगे सर बोलना या कहना। ओके, चलिए, भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे के सम्मुख अपने भावों विचारों को प्रकट करता है। नहीं, भाषा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे हम अपने दिल की बातों को हम अपने महबूबा तक पहुंचाते हैं। आप अपने महबूबा के बातों को अपने दिल तक सुनते हैं। ये कैसे? अरे लाडला, भाषा से ना, सबका अपना अपना एक भाषा होती है। और एक बात बोलूं ना, भाषा और बोली में क्या अंतर है, ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में 15 मार्क्स का आएगा। और अगला क्लास जब हमारा होगा ना, वहां पे मैं आपको बताऊंगा भाषा और बोली में क्या अंतर है। इसके लिए आप लोगों को वेट करना होगा। तो यहां पे फिलहाल आप लोग भाषा के बारे में पढ़ना है मेरे लाडला। तो भाषा जो है हमारा, यह भाषा एक व्यक्ति अपने भावनाओं, विचारों, फीलिंग्स को जब दूसरे व्यक्ति तक जाहिर करते हैं और दूसरा व्यक्ति समझ के उनके बारे में उत्तर देते हैं, तो उसी को बोलते हैं क्या? भाषा। मैं कहूंगा किरण, मुझे ना बहुत भूख लगा है, क्या तुम खाना खिला सकती हो? किरण कहेंगे एकदम नहीं खिलाएंगे। आप कौन होते हो खाने वाले? नहीं खिलाएंगे। बोले कोई बात नहीं किरण, डोंट वरी, किसी और दरवाजे के पास चले जाएंगे। तो मेरे बातों को किरण समझ गए कि सर को भूख लगा है। मैं अलग बात है कि किरण मुझे मदद नहीं किए हैं, ये अलग बात है। तो मेरे दोस्तों, ये जो आप उत्तर दे रहे हैं ना, ये कैसे उत्तर दे रहे हैं? अरे आप जब मेरी भाषा को समझ गए, समझ गए। चलिए, तो भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे के सम्मुख अपने भावों और विचारों को प्रकट करता है। पहला, संसार का सबसे प्राचीन, दुनिया की अगर हम बात करें, पूरे दुनिया, पूरे विश्व की अगर हम लोग बात करें, पूरे विश्व का संसार का सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। हमें और आपको पूरे धरती के हर एक वो इंसानों को पता है जो जिंदा है। क्या है? जिंदा है कि संसार का सबसे प्राचीन ग्रंथ, प्राचीन ग्रंथ हमारे क्या है? ऋग्वेद है। समझ गए? ऋग्वेद से पहले भी संभव है कोई भाषा विद्वान रही हो, परंतु आज तक उसका कोई लिखित रूप नहीं पड़ा। कहा जाता है कि ऋग्वेद दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ है। क्या बोल रहा है भाई? पूरी कायनात का, पूरा ब्रह्मांड का सबसे पुराना ग्रंथ अगर कोई है, ऋग्वेद। ऐसा विद्वानों का मानना है कि ऋग्वेद काल से पहले भी कोई भाषा हुआ करता था। ये अलग बात है कि इसका हमें कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, हिंदी भाषा का इतिहास करीब 1000 साल पुराना है। हिंदी भाषा का इतिहास करीब 1000 साल पुराना है। हिंदी भाषा का विकास अपभ्रंश से हुई है। जो हमारा हिंदी भाषा है दोस्तों, इसका विकास कैसे हुआ है? अपभ्रंश भाषा से हुई है। हिंदी भाषा का जो विकास है वो आखिर कैसे हुआ है मेरे रसगुल्ला हो मेरे जाने मन? तो कहेंगे सर, हिंदी भाषा का विकास अपभ्रंश से हुआ है। हिंदी का विकास का क्रम अगर हम बात करें तो पहला क्रम संस्कृत भाषा, दूसरा पाली, तीसरा प्राकृति, अपभ्रंश, फिर हिंदी। कई बार आता है कि किसका रूपांतरण है हिंदी? तो अपभ्रंश भाषा। हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? संस्कृत भाषा से। दोनों क्वेश्चन पलट जाएगा मेरे दोस्तों।
हाँ पलट जाएगा, नहीं बोलते छोड़ के न जाओ तुम ऐसी हालत में पछताओगी, है ना। तो वो हमारा दोस्तों दो क्वेश्चन, गौर कीजिए नहीं तो आप भी पछताएंगे। हिंदी भाषा का रूपांतरण हुआ है अपभ्रंश भाषा से, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुआ है संस्कृतिक भाषा से। ठीक है, समझ गए मेरे भाई, उम्मीद करें। चलिए मेरे भाई, अब आते हैं सर अगला, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। अब आते हैं सर इसका कालखंड के बारे में। जो हमारा हिंदी भाषा है इसका हम लोग कालखंड के बारे में चर्चा करते हैं सर। क्या है सर, गौर कीजिएगा, गौर कीजिएगा मेरे भाई, ठीक है, प्यारा तरीके से समझा रहा हूं, समझने के प्रयास कीजिए आप लोग। तो हिंदी का जन्म संस्कृत ही के कोख से हुआ है। अब जो हिंदी भाषा है, आपका कहां से जन्म हुआ है? आपकी मां के कोख से। मेरा कहां से जन्म हुआ है? मेरे मां के कोख से। यस या नो? इसी तरह से हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ है वह संस्कृति के कोख से हुआ है। कहां से? संस्कृति के कोख से हुआ है, इसको याद रखिएगा। हिंदी का जन्म संस्कृत की कोख से हुआ है, जिसके 3,500 से अधिक वर्षों के इतिहास को निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित करके हिंदी की उत्पत्ति का विकास क्रम निर्धारित किया जा सकता है। क्या कहा भाई? कि हिंदी का जन्म संस्कृति की कोख से हुआ है, जिसके 3,500 से अधिक वर्षों के इतिहास को निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, जो इस प्रकार है। पहला, प्राचीन भारतीय काल 1500 ईस्वी से ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक। दूसरा, मध्यकालीन भारतीय काल 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक। आधुनिक काल, आधुनिक भारतीय काल 1000 ईसा पूर्व से लेकर अब तक। हिंदी भाषा को हम लोग 3 काल खंडों में विभाजित करते हैं सर। कितना? हिंदी भाषा को हम लोग 3 काल खंडों में विभाजित करते हैं सर। फिर से बोलिए सर, कितना? हिंदी भाषा को हम लोग 3 काल खंडों में विभाजित करते हैं। डाउट नखे न रे मेरे भाई? चलिए सर, डाउट नहीं है सर, समझिए मेरे बात को। प्राचीन भारतीय काल, सबसे पहले हम लोग प्राचीन भारतीय काल के बारे में पोस्टमार्टम करते हैं, तो हमारा आता है संस्कृति काल। ओके चलिए सर, संस्कृति काल के बारे में बात करते हैं। प्राचीन भारतीय काल में संस्कृतिक भाषा का उद्भव हुआ और संस्कृत भी 2 भागों में बांटा गया। प्राचीन काल इतिहास जो है दोस्तों, जिसका कालखंड हमारा 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक था। क्या कहा गया मेरे भाई? 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक जो कालखंड हमारा था, गौर कीजिएगा, ये कालखंड में हमारा सांस्कृतिक भाषा का विकास हुआ है। और ये सांस्कृतिक भाषा को भी 2 भागों में बांटा गया था। पहला भाषा वैदिक संस्कृति, दूसरा भाषा लौकिक संस्कृति। अब आइए गुरुजी हम लोग बात करते हैं वैदिक और लौकिक के बारे में। आखिर वैदिक संस्कृति और लौकिक संस्कृति क्या है? मैं फिर से कह रहा हूं, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा नहीं, आएगा ही, इसलिए हमें और आपको चाहिए कि इसको ध्यान पूर्वक पढ़ना है। ओके आइए सर, मूल रूप से वेदों की रचना जिस भाषा में हुई उसे वैदिक संस्कृति कहा जाता है। क्या बोल रहा है मेरे लाडला? ए मेरे जाने मन, कह रहा है ना, मूल रूप से वेदों की रचना, वेद जो आपने पढ़ा है भाई, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, सबसे बाद वाला वेद कौन सा है कमेंट में बताएंगे। वही कह रहे कि मूल रूप से वेदों की जो रचना हुई है, जिस भाषा से हुई है ना, उसी को वैदिक संस्कृति कहा जाता है। समझ गए? समझ गए ना मेरे रसगुल्ला? अरे हाँ कह दीजिए ना मेरे भाई, किससे समझ में आ गया है? संसार का सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। ये तो हमें और आपको बहुत प्यारा तरीके से पता है। संसार का सबसे प्राचीन ग्रंथ अगर हम बात करें तो ऋग्वेद है। ऋग्वेद से पहले भी संभव है कि कोई भाषा विद्वान रही हो, परंतु आज तक उसका कोई लिखित रूप नहीं मिला। ऐसा माना जाता है कि ऋग्वेद काल से भी पहले कोई भाषा थी, लेकिन आज तक इसका मुझे कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला। समझ गए मेरी बात? ऐसा विद्वानों का मानना है
कि ऋग्वेद पूरी दुनिया का सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, लेकिन ऋग्वेद से भी पहले कोई भाषा थी, भले ही हमें और आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन इससे पहले कोई भाषा थी, और ऋग्वेद जो है वो हमारा सांस्कृतिक भाषा है, ठीक है। परंतु आज तक इसका कोई लिखित रूप नहीं पाया गया है। इससे यह अनुमान होता है कि संभवतः आर्यों की सबसे प्राचीन भाषा ऋग्वेद की भाषा है। आर्य लोग जो थे उनका सबसे प्राचीन भाषा की अगर हम बात करें तो ऋग्वेद की भाषा है। वैदिक संस्कृति की है, क्या बोलेंगे सर? वैदिक संस्कृति की भाषा है। क्या बोलेंगे रसगुल्ला? वैदिक संस्कृति की भाषा है। समझ गए? वैदिक संस्कृति की भाषा है, ठीक है। चलिए, वेदों के अध्ययन से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि वैदिक संस्कृति के स्वरूप भी बदलाव आता चला गया। ऐसा ध्यान रखना है कि वेदों के अध्ययन से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, वेदों के अध्ययन से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि वैदिक संस्कृति के स्वरूप में भी बदलाव आता चला गया। अब दुनिया में एक बात बताइए, आज अगर आप 2 रुपया कमा रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि कल भी हम 2 ही रुपया कमाएंगे? कतई नहीं। आपकी सोच होगी कि आज हम 2 रुपया कमा रहे हैं, कल हम कैसे 3 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया, कैसे हम अपने अर्निंग को इंक्रीजेस करें, इसके बारे में आप हमेशा बदलने के प्रयास कीजिएगा, है या नहीं? लड़की लोग यही चाहती है, गर्ल्स लोगों का रियलिटी है, आज हम फाउंडेशन लगाएं, कल कौन सा कंपनी का फाउंडेशन लगाएं कि 2-4 को सड़क पे जाते समय और 2-4 को एक्सीडेंट करें। आज एक एक्सीडेंट किए तो कल ऐसा फाउंडेशन लगाकर जाएंगे, ऐसा कंपनी का, जिससे 2-4 को और एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है। तो मेरे दोस्तों, दुनिया में हर एक वो इंसान चाहता है कि हम क्या करें, बताइए तो, विकास कैसे करें, हम अपने अर्निंग को कैसे इंक्रीजेस करें। ऐसा ही हमारा भाषा भी है, ऐसे ही हमारा भाषा भी है। वेदों के अध्ययन से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि वैदिक संस्कृति के स्वरूप में भी बदलाव आता चला गया। वैदिक काल में भी बदलाव आता गया। जैसे ये बदलाव हुई, इसके बाद पता चला लौकिक संस्कृति का, कि भाई क्या आ गया मेरे भाई? लौकिक संस्कृति। आखिर क्या है सर लौकिक संस्कृति? एक बार बताइए मेरे भाई कमेंट में, क्या वैदिक संस्कृति के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया? तो मैं आपको लेकर चलता हूं नदिया के पार। लौकिक संस्कृति, संस्कृति का उपयोग साहित्य में भी हुआ है। साहित्य, बड़ा बड़ा साहित्य जो है भाई, है ना, आप लोगों ने पुरातात्विक स्रोत पढ़े होंगे, साहित्य पढ़े होंगे, बड़े बड़े ग्रंथ है, महाभारत, बाइबिल, है ना, रामायण, उसके बाद आपका महाभारत, ये सब हमारा ग्रंथ है भाई, है ना। गिलगामेश महाकाव्य, ये भी हमारा क्या है भाई? एक हमारा महाकाव्य है। तो वही कह रहा है कि संस्कृत का उपयोग साहित्य में भी हुआ है, लिटरेचर में भी। इसे लौकिक संस्कृति कहते हैं। जैसे हमारा, मेरे दोस्तों, अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया सर? अभी मैंने आप लोगों को बताया क्या, वैदिक संस्कृति जो है ये हमारा इस्तेमाल कहां पे हुआ है? तो बोलेंगे सर ऋग्वेद में। ठीक, इसी तरह से अगर हम आपको बताना चाहेंगे, संस्कृति का उपयोग साहित्य में भी हुआ है, इसे लौकिक संस्कृति कहते हैं। अगला पॉइंट है सर कि संस्कृत भाषा के बिगड़ते स्वरूप का संस्कार क्या और इसे क्रम व्याकरणबद्ध किया जो वैदिक संस्कृति से काफी भिन्न है, जिसे लौकिक संस्कृति कहा गया। मेरे दोस्त, कोई देखिएगा, आपको बताते हैं कि आपने लिखा तो बहुत अच्छा है, आप इंग्लिश में ऐसे राइटिंग लिखते हैं, किसी भी टॉपिक के बारे में आप कुछ भी लिखते हैं इंग्लिश में, तो वो कोई कहते हैं कि लिखें तो बहुत अच्छा है, लेकिन ना आपका ग्रामेटिकल कुछ गलत है, आपका जो ग्रामेटिकल पोर्शन है ना, ये कुछ गलत है। ठीक है, तो आप सही कर लीजिए। तो हमारे ऐसे राइटिंग को देखने के बाद क्या कह रहा है कि आपका कुछ जो पॉइंट है वो आपका गलत है या नहीं? आपको क्या बोल रहा है सर? कुछ पॉइंट क्या यहाँ पे एरर है। ठीक, इसी तरह से सांस्कृतिक भाषा जो प्राचीन काल में चल रही थी, ऋग्वेद काल में चल रहे थे ना, उस काल में भी हमारा सांस्कृतिक भाषा में
कुछ कुछ त्रुटियां पाई गई थी, उसी त्रुटियां को सुधार करने के लिए लौकिक संस्कृति आया, जो हमारा व्याकरण की तरफ क्रमबद्ध तरीके से सजाने का प्रयास किया। समझ गए मेरे भाई? उम्मीद करें आप सभी को बहुत ही प्यारा तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक है। संस्कृति भाषा के बिगड़ते स्वरूप का संस्कार किया और इसे व्याकरणबद्ध किया, जो वैदिक संस्कृति से काफी भिन्न है, जिसे लौकिक संस्कृति कहा गया। रामायण, महाभारत, नाटक, व्याकरण आदि ग्रंथ लौकिक संस्कृति में ही लिखे गए। अब रामायण को लीजिए, महाभारत को लीजिए, कोई भी नाटक उठा कर देखिए, व्याकरण को लीजिए, है ना, आदि जो हमारा ग्रंथ है, ये सारे ग्रंथ दोस्तों हमारा लौकिक संस्कृति में ही लिखा गया। लौकिक संस्कृति का सीधा सीधा मतलब याद रखिएगा कि सर इसका मतलब होता है व्याकरण के माध्यम से लिखना। ठीक है, व्याकरण के माध्यम से लिखना, सीधा सीधा याद रखिएगा। ठीक है, चलिए सर अब आते हैं सर मध्यकालीन भारतीय काल, जो हमारा पाली, प्रकृति और अपभ्रंश भाषा आता है। सर क्या आता है सर? पाली भाषा, प्रकृति भाषा, अपभ्रंश भाषा, ये हमारा भाषा आती है दोस्तों। ठीक है, आइए सर बात करते हैं। इस काल में पाली, प्रकृति और अपभ्रंश भाषा का विकसित हुआ। कौन से भाषा, कौन से काल में? मध्यकालीन भारतीय काल में। कौन से काल में रसगुल्ला हो मेरे जाने मन? तो आपको कहेंगे सर हमारा मध्यकालीन भारत में 3 भाषा का विकास हुआ है। पहला हमारा बात करें पाली भाषा, प्राकृतिक भाषा, अपभ्रंश भाषा। ठीक, चलिए मूलतः इस काल में लोक भाषा का विकास हुआ है ना। इस समय भाषा का जो रूप सामने आया उसे प्राकृतिक भाषा कहते हैं। प्राचीन काल में बोलचाल की जो भाषा तभी पड़ी हुई थी, उसने अनुकूल समय पर पाकर सिर उठाया और जिसका प्राकृतिक विकास प्राकृतिक के रूप में देखा। अब गौर कीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट नंबर नेक्स्ट पे थोड़ा गौर कीजिएगा मेरे रसगुल्ला। प्राचीन काल में जो हमारा आम बोलचाल है, नहीं गे, जैसे हम लोग देहात में बोलते हैं जीभी रे, कहाँ जीभी रे, आज कोले जीभी, जीभी की ना बोल, तू जीभी की ना, हाँ हाँ जीबो, तू जीभी की, हाँ रे हम जीबो। तो ये जो हमारा साधारण बोलचाल है, ये जो मेरा साधारण बोलचाल है, वही कह रहा है यहाँ पे, ये प्राचीन काल में बोलचाल की जो भाषा तभी पड़ी हुई थी, साधारण भाषा की बोलचाल जो तभी पड़ी हुई थी, उसने अनुकूल समय पाकर सिर उठाया, अनुकूल समय पाकर सिर उठाया और जिसका प्राकृतिक विकास प्राकृतिक रूप में हुआ। अब सबसे पहले आते सर पाली भाषा क्या है सर? सबसे हम लोग पहले आते सर पाली भाषा क्या है सर? प्राचीन काल की बोलचाल भाषा विकसित होते होते यह विकसित होते होते या कहे तो सरल होते होते काफ़ी बदल गई, जिसे पाली का नाम दिया गया। अब देखिए दोस्तों, प्राचीन काल में साधारण बोलचाल में, अब साधारण जैसे बोल रहे हैं, नहीं बोलते भाई अपना भाषा को सुधारो, अपना भाषा को सुधारो, बार बार हम लोगों से यही कहा जाता है कि आप अपनी भाषा को सुधारो, आपका भाषा सही नहीं है। तो जब हम अपने भाषा को सुधारते हैं तो वही कह रहा है यहाँ पे, प्राचीन काल की बोलचाल भाषा विकसित होते होते या कहे तो सरल होते होते काफी बदल गई। क्या हो गया? काफी बदल गई, जिसे पाली नाम दिया गया। जिसे क्या नाम दिया गया रसगुल्ला? तो बोलेंगे सर पाली नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? फिर से बोलिए दादा, पाली का नाम दिया गया। ठीक है, चलिए सर पाली भाषा जैसे साधारण बोलचाल में जैसे विकास हुआ ना, तो पाली भाषा का नाम दिया गया। अब आते हैं सर प्राकृतिक भाषा। पाली भाषा के बाद बोलचाल की भाषा और परिवर्तन हुई तथा इससे प्राकृतिक की संज्ञा दी गई। पाली भाषा में भी चेंजेस आई, पाली भाषा में भी परिवर्तन हुआ। तो पाली भाषा में परिवर्तन को ही हम लोग प्राकृतिक की भाषा के नाम से हमें और आप जानते। सामान्य तौर पर जो भाषा प्राचीन काल की नहीं थी और बोल चाल की आम भाषा थी तथा सरल थी, लोगों को समझ में आते थे, उसे प्राकृतिक भाषा कहते हैं। ऐसा बताया जाता है, ये हमें और आप तो सिर्फ पढ़ रहे हैं, जो प्राचीन काल में जी रहे होंगे, अभी नहीं इस दुनिया से चले गए हैं, उनका मानना था कि सामान्य तौर पर जो भाषा प्राचीन काल की नहीं थी, ये कोई प्राचीन काल की भाषा नहीं थी और बोलचाल की आम भाषा थी तथा सरल थी, ये एकदम सरल भाषा था। अच्छा एक बात बताइए, तो प्राकृतिक भाषा
जैन धर्म से संबंधित था या बौद्ध धर्म से? गलत मत बोलिएगा, नहीं तो बोल देंगे कि क्लास 12 में चोरी करके पास किए हैं आप। बोलिए। तो ये एक साधारण भाषा थी, अस्पष्ट भाषा थी, सभी लोग आसानी से समझ जाते थे। कौन सा? प्राकृतिक भाषा। फिर हमारा आता है सर अपभ्रंश भाषा। क्या आता है सर हमारा? अपभ्रंश भाषा। क्या आता है रसगुल्ला? तो बोलेंगे सर हमारा आता है क्या? अपभ्रंश भाषा। अब आते हैं अपभ्रंश भाषा क्या है? यह भाषा प्राकृतिक भाषा के बाद की अवस्था का है। यह भाषा प्राकृतिक भाषा के बाद की अवस्था का है, क्योंकि कुछ दिनों के बाद प्राकृति में भी परिवर्तन हो गया और लिखित प्राकृति का विकास रुक गया, परंतु कथित प्राकृति विकसित अर्थात परिवर्तन होती गई। लिखित प्राकृति के आचार्य ने इसे विकास पूर्ण रूप भाषा को लेकर अपभ्रंश भाषा नाम दिया। मतलब आपसे पूछा गया ना कि प्राकृतिक भाषा के परिवर्तन के बाद जो भाषा आए उसे हम लोग अपभ्रंश भाषा कहते हैं। समझ गए भाई? इन आचार्य के अनुसार अपभ्रंश शब्द का अर्थ होता है बिगड़ी भाषा थी। ये लोग कहते थे ना भाई कि ये जो अपभ्रंश भाषा है ना एकदम घटिया भाषा है, अपभ्रंश भाषा है ना एकदम बिगड़ी भाषा है, ये भाषा सही से किसी को समझ में नहीं आता है। जब लोगों को समझ में नहीं आने लगा अपभ्रंश भाषा, तो मेरे दोस्तों लोगों ने क्या क्या पता है, इसको तुरंत ही कन्वर्ट कर दिया और अपभ्रंश भाषा को ही हिंदी भाषा का नाम दिया गया। समझ गए? अपभ्रंश भाषा को ही हम लोग हिंदी भाषा के नाम से जानते हैं। गौर से सुनिएगा मेरे भाई, प्यारे गौर से सुनिएगा, ठीक है? कि आधुनिक भारतीय काल, अब हमारा आधुनिक भारतीय काल के बारे में अगर हम आपको बताएं तो गौर कीजिएगा क्या बोल रहा है। आधुनिक भारतीय काल में हिंदी एवं अन्य आधुनिक भाषाएं विकसित हुई और मध्यकालीन युग, और क्या बताया गया दोस्तों कि मध्यकालीन युग समाप्त हो गई और उसके बाद आधुनिक भारतीय भाषा का युग आरंभ हो गया, जिसे हम और आप आज हिंदी भाषा के नाम से जानते हैं। इस काल में अनेक भाषा जैसे पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, गुजराती, पंजाबी, मराठी, बिहारी, बंगाल, उड़ीसा, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहार आदि का भाषा विकसित हुआ, जिसे समग्र रूप से हिंदी कहा गया। सब पहले पता है सब पूरे भारत में ना सब इलाके में हिंदी भाषा को एक अलग रूप देते थे। आप लोगों ने सुना होगा कि बिहार में भोजपुरी चलता है, सुने होंगे ना। ये जो भोजपुरी है ना यही हमारा हिंदी भाषा से आया है। कहाँ से आया है मेरे भाई? तो यह हमारा हिंदी भाषा से आया है। फिर से सुनिए, कहाँ से आया है? ये हमारा हिंदी भाषा से आया है। समझने के प्रयास कीजिएगा, ठीक है? तो वही कह रहा है कि इस काल में अनेक भाषाओं जैसे पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, मराठी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहार आदि भाषा का विकास हुआ, जिससे समग्र का मतलब सभी, समग्र का मतलब क्या होता है? सभी रूप से हिंदी कहा जाता है। सभी रूप में इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई? हिंदी भाषा के नाम से जानते हैं भाई। बताए मेरे दोस्तों, क्या आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए मेरे भाई, मत बोलिए समझ में आया या नहीं, ठीक है? मैं कुत्तों की तरह भौंकते जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है? चलिए कोई बात नहीं। चलिए अब आते सर, गौर कीजिएगा अगला पॉइंट में, मध्यकालीन हिंदी। मध्य युग हिंदी में भक्ति आंदोलन में भी हिंदी खूब फली फूली है। अच्छा पता है, फली फली है नहीं, फली फूली है। पता है मेरे दोस्तों, जब हमारा भक्ति आंदोलन, आप लोगों ने सुना होगा, रामानुज चाचा ने हमारा दक्षिण भारत से उत्तर भारत लेकर गया था हमारा भक्ति आंदोलन को, तो ये भक्ति आंदोलन ने भी बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया था हमारा हिंदी भाषा का। कौन सी भाषा का? हमारा हिंदी भाषा का बहुत ही ज़्यादा योगदान दिए थे। कौन? अरे हमारा रामानुज चाचा, ठीक है? तो वही कह रहे हैं कि मध्य युग हिंदी में भक्ति आंदोलन में हिंदी खूब फली फूली। पूरे देश के भक्त कवियों ने अपने वाणी को जन जन तक पहुंचाने के लिए हिंदी का सहारा लिया। आप मुंशी प्रेमचंद को ले, सुनकांत त्रिपाठी निराला को ले, जयशंकर प्रसाद को ले, आप किसी भी राइटर को उठाकर देखेंगे तो वो देखेंगे मेरे दोस्तों आपका हिंदी भाषा से ही वो कोई भी कविता हो, कोई भी कहानी हो, कोई भी नाटक हो, कोई साहित्य लिखे होंगे। वही कह रहा है यहाँ पे कि मध्य युग हिंदी में भक्ति आंदोलन में हिंदी खूब फली फूली। पूरे देश के भक्त कवियों ने अपने वाणी को जन जन तक पहुंचाने के लिए हिंदी का सहारा लिया। स्वतंत्रता के समय हिंदी, हमारे देश जब आज़ाद हो गई 1947 में,
है ना। तो स्वतंत्रता संग्राम के समय हिंदी भाषा भारत के स्वतंत्र संग्राम में हिंदी भाषा और हिंदी पत्रकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका रही। महात्मा गांधी सहित अनेक राष्ट्रीय नेता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने लगे थे। और महात्मा गांधी सहित बहुत सारे नेता थे, ऐसा महात्मा गांधी के अलावा ऐसा बहुत सारे नेता थे जो नेता ये देख रहे थे कि हमारे देश का एक अच्छा सा राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। जिस भाषा को उन्होंने अंजाम दिया उसका नाम था हिंदी भाषा। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि आखिर हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, बताएं मेरे दोस्त। अब लोग कमेंट में जल्दी से बताएं कि आखिरकार हिंदी दिवस कब मनाया जाता है भाई, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों स्वतंत्रता के बाद की हिंदी। अगर हम लोग बात करते हैं जैसे आज़ादी हो गया हमारा देश, आज़ाद होने के बाद हमारे देश की स्थिति कैसे रही, तो आइए सर बात करते हैं। हिंदी भाषा की जितनी मांग है इंटरनेट पर उतनी उपलब्ध नहीं है। हिंदी भाषा जो है, हिंदी भाषा का जितनी मांग है इंटरनेट पर उतनी उपलब्धता नहीं है। लेकिन जिस रफ्तार से भारत में इंटरनेट का विकास हुआ उसी तरह से हिंदी भी इंटरनेट पर छा रही है। हिंदी आज हम सर्च करते हैं हिंदी में सब कुछ, आज हम लोग मेरे दोस्तों बेहतर तरीके से देखते हैं। आज़ादी के बाद आज हम हिंदी भाषा में बहुत सारी चीज़ें सर्च करते हैं, है ना। समाचार पत्र से लेकर हिंदी ब्लॉग तक अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहा है कौन, हिंदी भाषा, है ना। आप देखिए समाचार पत्र पढ़ रहे हैं हिंदी में, कोई सीरियल भी चल रहा है तो हम लोगों को हिंदी में वो लोग पढ़ रहे हैं, हिंदी में वो लोग डांस कर रहे हैं, सब कुछ। आप गाना भी देखिएगा तो ज़्यादातर गाना आपको हिंदी में मिलेगी। वर्तमान समय में कई सारी सामग्री का सॉफ्टवेयर अनुवाद हिंदी में प्रदान करना शुरू कर दिया, जिससे हिंदी भाषी लोगों को किसी भी विषय की जानकारी बहुत आसानी से मिल गई। अगर आपको दोस्तों इंग्लिश नहीं पता है और मैं आपको बोल दूंगा विच योर नेम, हाउ मेनी काइंड ऑफ योर पीपल, सो रिक्वेस्टेड टू थोड़ा द काइंड अटेंशन टुवर्ड द, आपको समझ में आया कुछ नहीं ना। अगर यही चीज़ मैं कहूँगा कि आपका नाम क्या है, आपका घर में आपके कितने छोटे भाई बहन हैं, तो आप आसानी से कह देंगे। ये कौन सी भाषा से कहा मैंने, हिंदी भाषा से। हिंदी भाषा से मैंने कहा तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, है या नहीं। वही कह रहा है आजकल हिंदी भी इंटरनेट की एक ही हम लोकप्रिय भाषा बनकर उभरी है। मेरा मानना है कि जब लोग अपने विचार और लेखन हिंदी भाषा में इंटरनेट पर ज़्यादा करेंगे तो यह दिन दूर नहीं कि सारी सामग्री हिंदी में ही इंटरनेट पर मिलेगी। बोल रहे कि अगर हम लोग हिंदी भाषा को ज़्यादा महत्व देने लगे, अगर हम हिंदी भाषा को ज़्यादा महत्व देने लगे तो वह दिन दूर नहीं जब हमें इंटरनेट पर सब कुछ मिलने लगे हिंदी में। तो ये था दोस्तों आप लोगों का तीसरा क्लास, जो मैंने बहुत ही प्यारा तरीके से आप लोगों को समझाया। क्वेश्चन क्या था सर आपका, क्वेश्चन था मेरे भाई आपका क्या था सर कि आखिरकार हमारा हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, हिंदी भाषा का विकास की व्याख्या करें। मैंने बहुत ही प्यारा तरीके से आप लोगों को समझाने का प्रयास किया, जो बहुत ही सुंदर तरीके से मैंने आपको समझाया। उम्मीद करता हूँ मेरे भाई की समझ में आ गया होगा। अगर इसी तरह से आप लोग चाहते हैं कि सर हमें अगला क्वेश्चन बताने की प्रयास करें, कमेंट सेक्शन में दबा कर कमेंट करें, मैं आपको बताने की प्रयास करूँगा। मुलाकात करता हूँ दूसरे नए वीडियो के साथ।